So, very good afternoon to all the dear students. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Very good afternoon to all the dear students present in our class. Today is 5th of July 2021. We are about to complete our syllabus of the BEEE. And in the previous class, we were covering the numerical based on the transformer efficiency. Two numericals were left from our assignment part, or we can say the practice problem sheet, and the first numerical from which was remaining, that numerical I have mentioned here, I have written that numerical here. और होपफुली आप लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा इस numerical को, और समझ में भी आया होगा आपको। तो जिनको समझ में आ गया है उनके लिए ठीक है, अदरवाइज अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं एक बार इसको डिस्कस कर देता हूँ, इसका सोल्यूशन को, जिससे कि किसी को पेपर में इशू नहीं होना चाहिए। So the question is, the efficiency of a 400 kVA single phase transformer is 98.77% at full load and 0.8 power factor, and the 99.13% at half load and unity power factor। तो यहाँ पे ये एंड लगा हुआ है, यहाँ से कंडीशन चेंज हो रही है। अब एक ही मशीन को की दो अलग कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब अब क्या है कि दो इक्वेशन बनाने की कोशिश की गई इसमें। किस तरह से कहता है कि इस मशीन को, ट्रांसफार्मर को हम एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ऑपरेट करेंगे, ऑपरेटिंग कंडीशन पे, उसी सेम ट्रांसफार्मर को दूसरी कंडीशन पे ऑपरेट करेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोला। दिस इज ए काइंड ऑफ टेस्टिंग दैट द इंजीनियर्स आर परफॉर्मिंग ऑन द ट्रांसफार्मर। तो इसको समझते हैं। कंडीशन नंबर वन कह रहे हैं, ट्रांसफार्मर की जो पहले जो बेसिक जो डेटा है वो लिख लेते हैं। ट्रांसफार्मर 400 kVA का है और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो आवर ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर द 400 kVA। वी कैन राइट इट एज 400 into 10 raised to the power 3 volt ampere. This is the volt ampere rating of the transformer, और definitely the transformer is single phase transformer जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसकी एफिशिएंसी दी गई। अब डेटा जो दो पार्ट में मैं बात कर रहा था, मैं दोनों को अलग लिख देता हूँ। कंडीशन नंबर वन कह सकते हैं या टेस्ट नंबर वन कह सकते हैं। तो टेस्ट नंबर वन या कंडीशन नंबर वन में डेटा क्या देता है, कहता है कि इट इज हैविंग द एफिशिएंसी ऑफ 98.77%। तो लिख लेते हैं, कंडीशन नंबर वन इज द एफिशिएंसी इज 98.77%। वेरी गुड। एट फुल लोड। अब इस एफिशिएंसी के लिए जो कंडीशन देते हैं, कहते हैं इसमें लोड की वैल्यू फुल लोड है। फुल लोड मीन्स एम वैल्यू विल बी 1 एंड द पावर फैक्टर इज 0.8। तो यहाँ पर आपको जो पावर फैक्टर मिलेगा, दैट पावर फैक्टर वैल्यू विल बी 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है। अब एंड आ गया, यहाँ तक का डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। यहाँ से इस एंड के बाद दूसरी कंडीशन स्टार्ट हो गई, और सेकंड कंडीशन में एफिशिएंसी दे रहा है 99.13%। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन या सेकंड टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सेम ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वही है, लेकिन अब इसमें कहता है कि इसी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी इंक्रीज होकर के 99.13% हो जाती है, जबकि लोड क्या है, हाफ लोड है, और पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी पावर फैक्टर है। इस कंडीशन पे जो लोड है एम वैल्यू इज 0.5 एंड द पावर फैक्टर वैल्यू इज यूनिटी पावर फैक्टर, दिस वैल्यू इज 1। तो हम ऐसा देखिए, अगर इन दोनों कंडीशन को आपस में कंपेयर करें, कंडीशन नंबर वन और टू को, तो कंडीशन नंबर वन में फुल लोड पे ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा है लेकिन एफिशिएंसी 98 है, और कंडीशन नंबर टू में ट्रांसफार्मर हाफ लोड पे वर्क कर रहा है लेकिन एफिशिएंसी बढ़ के 99 हो गया। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांसफार्मर फुल लोड पे है तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, या 0% लोड पे कुछ भी कनेक्ट नहीं किया तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। हमेशा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम एक पर्टिकुलर लोड कंडीशन पे आती है, और उस पे ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट करता है। और जिसके लिए कंडीशन थी आयरन लॉसेज इक्वल टू द कॉपर लॉसेज, और वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये रिजल्ट आपको यहाँ से मिला। नाउ द नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडरिंग दैट पार्ट। कहता है, क्वेश्चन कहता है, नाउ कैलकुलेट द आयरन लॉसेज एट फुल लोड एंड हाफ लोड, ऑल्सो कैलकुलेट द कॉपर लॉसेज एट फुल लोड एंड हाफ लोड। तो ये दो पार्ट आपको यहाँ पर दे दिए गए कि आपको आयरन लॉस और कॉपर लॉस कैलकुलेट करना है। तो करते हैं, जो डेटा दिया गया उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूले अवेलेबल है, we will use that formula and we will calculate।
तो कंसीडरिंग द इक्वेशन नंबर 1, कंसीडरिंग दिस इक्वेशन नंबर 1, एफिशिएंसी के लिए जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूले को दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको पता है फॉर्मूला क्या है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 99.7% एफिशिएंसी जो दी गई है, दिस विल बिकम इक्वल टू वीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वीए रेटिंग इज 400 इंटू 10⁻³ वीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर मल्टीप्लाइड बाई एम वैल्यू। तो एम वैल्यू फॉर कंडीशन नंबर 1 इज 1 एंड द पावर फैक्टर दिस वैल्यू इज 0.8 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आउटपुट, डिवाइड बाई आउटपुट 400 इंटू 10⁻³ इंटू 1 इंटू 0.8, ये आ गया रिजल्ट। प्लस आयरन लॉसेस हमने पढ़ा है क्या होगा, तो पी आई हमने आयरन लॉस को नाम दे दिया, हमें पता नहीं है कि डेटा नहीं दिया गया है। प्लस एम स्क्वायर कॉपर लॉसेस, तो एम की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे 1 है तो एम स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी कॉपर लॉसेस PCUFL, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द टर्म 100, ये जाएगा रिजल्ट। अब कंडीशन नंबर 2 को उठाते हैं। कंडीशन नंबर 2 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चेंज द कलर, टेक दिस कंडीशन नंबर 2। In condition number 2, what is the data is given, the efficiency is given as 99.13 efficiency. It will become equal to, again the rating of transformer will remain same, it will be 400 into 10⁻³. Now the m value is 0.5, so this value will be 0.5 and the power factor value is 1, so this value will become equal to 1. This is the output divided by output. Output will be 400 into 10⁻³ into 0.5 into 1 plus losses. So losses, iron losses will be the Pi. Copper losses are always m square PCUFL. So 0.5 को जब स्क्वायर करेंगे then it will become 0.25. 1 by 2 multiplied by 1 by 2 will become 1 by 4 and 1 by 4 means 0.25. So this value will be 0.25 into पी कॉपर लॉसेस फुल लोड। आई थिंक कि इसमें किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन लास्ट टाइम प्रैक्टिस किए थे। एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर दिस इक्वेशन कैन बी गिवन एज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन विल बी द इक्वेशन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने दो अननोन दिए थे, एक आयरन लॉसेस और एक कॉपर लॉसेस, और उन दोनों अननोन को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, डेटा कुछ इस तरह से दिया कि एक ही मशीन को दो अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशन पे ऑपरेट किया और एफिशिएंसी कैलकुलेट करके उसके रिजल्ट बताए। हमने क्या किया, हमारे पास जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला था हमने उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट किया। अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दो अननोन है, एक आयरन लॉसेस PI और दूसरा हमारे पास नोन है कॉपर लॉसेस फुल लोड पे PCUFL। और दो अननोन के लिए दो इक्वेशन, इनको हम सॉल्व करके कैलकुलेट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। नाउ योर टास्क स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, देन यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द PI एंड PCUFL। तो मैं कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू को। तो मेरे पास रिजल्ट है, जो क्वेश्चन है वहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट है, मैं लिख लेता हूँ, आयरन लॉसेज एट फुल लोड आर 1012.02। तो सॉल्व करके लिख लेता हूँ मैं, when we will by solving equation number 1 and equation number 2, तो आयरन लॉस की जो वैल्यू आएगी PI वैल्यू विल बी, इट्स वैल्यू इज गिवन हेयर, इट्स वैल्यू इज 1012.02 वाट। और कॉपर लॉस की जो वैल्यू आएगी फुल लोड पे PCUFL, दिस वैल्यू विल बी, लेट मी टेक द आंसर फ्रॉम हियर, कॉपर लॉस फुल लोड है 2979, 2979.99। यहाँ तक जो मैंने कैलकुलेशन किया इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं जो मैं बता रहा हूँ अभी तक, किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट सर अगर है मेरा तो? हाँ, कॉपर पी कॉपर फुल लोड पे 2973 आया। 2.76 आ रहा है, 2973। 2.2973 आपने सॉल्व कर लिया इसको, ठीक है। यस सर।
ओके गुड। तो हो सकता है कि आंसर जो मैंने लिखा हुआ है बुक से वो गलत हो कैलकुलेशन में, तो मैं इसको 2973 ले लेता हूँ जैसा आपने बताया। 2973 और पॉइंट में कितनी वैल्यू आ रही है? उसको राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है 2973 वॉट, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझने वाली बात थी कि इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मशीन को दो ऑपरेटिंग कंडीशन पे ऑपरेट किया। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कंसेप्ट भी स्टार्ट होता है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके रिजल्ट निकाल लिया। अब पार्ट नंबर वन जो कह रहा है, पार्ट नंबर वन जो क्वेश्चन का है, ये कहता है कि कैलकुलेट द आयरन लॉसेज एट फुल लोड एंड आयरन लॉसेज एट हाफ लोड। तो क्या आप बता सकते हैं कि आयरन लॉस फुल लोड पे कितने होंगे और हाफ लोड पे कितने होंगे? एनी आइडिया अबाउट द आयरन लॉसेज एट फुल लोड एंड आयरन लॉसेज एट हाफ लोड? सर दोनों पे सेम रहेगा। दोनों पे सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा? सर वो कांस्टेंट लॉस होता है इसलिए। ठीक है, आयरन लॉस एट फुल लोड विल बी इक्वल टू आयरन लॉस एट हाफ लोड। यहाँ पे मैं एक स्टार पॉइंट मेंशन करूंगा कि आयरन लॉसेज आर, एकदम सही बताया आपने, आयरन लॉसेज आर कांस्टेंट लॉसेज। ये कभी भी वेरी नहीं करते हैं, ये कांस्टेंट और क्या कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड लॉसेस हैं। तो दीज आर द कांस्टेंट लॉसेस, दीज आर द फिक्स्ड लॉसेस, दे डू नॉट वेरी। तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने क्या कर दिया कि लिख दिया कि आपको बताना है कि फुल लोड पे कितना होगा, हाफ लोड पे कितना होगा। तो एट बोथ द कंडीशन द आयरन लॉसेस पी आई फुल लोड, it will be equal to iron losses at half load, they two will become equal। और जो आपने यहाँ पे सॉल्व करके रिजल्ट निकाला है 1012.02, यही आंसर होगा 1012.02, यही आपके लिए इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट में कहता है कैलकुलेट द कॉपर लॉसेज एट फुल लोड एंड हाफ लोड। अब कहता है कॉपर लॉस आपको कैलकुलेट करना है, तो पार्ट नंबर टू जो है कॉपर PCU, ये तो आपने इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू मिली, क्योंकि हम इस वाली इक्वेशन में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, PCU आएगा वो PCUFL, मतलब फुल लोड पे कॉपर लॉस कितने हैं उसकी वैल्यू आ गई। तो कॉपर लॉस एट फुल लोड इज 2973, तो दिस वैल्यू इज 2973 वॉट। तो फुल लोड पे कॉपर लॉस कितने होंगे, ये आंसर हमको पता चल गया। लेकिन हमको हाफ लोड पर भी निकालने हैं कॉपर लॉस, जैसा क्वेश्चन दिया गया है, फुल लोड एंड एट हाफ लोड। नाउ वी विल कैलकुलेट द कॉपर लॉसेज एट हाफ लोड। पी कॉपर यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाफ लोड। हाफ लोड पे कॉपर लॉस की वैल्यू कितनी होगी, एनी आइडिया? सो 1/4 टाइम। वेरी गुड, m² PCUFL। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कॉपर लॉसेस का, वो होता है m² PCUFL, क्योंकि हमने हर जगह इसको यूज़ किया। और m क्यों यूज़ किया इसको भी डिफाइन किया था, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड करते हैं, करंट लोड पे डिपेंड करता है, और m अमाउंट ऑफ लोड है, कनेक्टेड लोड फ्रैक्शन ऑफ लोड है। तो हमारे पास हाफ लोड की बात कर रहा है, हाफ लोड मीन्स m वैल्यू विल बी 1/2। तो 1/2 स्क्वायर इंटू फुल मल्टीप्लाइड बाई फुल लोड कॉपर लॉस। और फुल लोड कॉपर लॉस हमने कितने कैलकुलेट करे, 2973, ये वैल्यू हमने यहाँ से उठा करके यहाँ पे पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/4 वैल्यू मिलेगी कॉपर लॉसेस की, और इसका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी रिजल्ट आता है उसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस विल बी द आंसर। तो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, एनीवन? ओके, कंसीडरिंग नो डाउट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मैं हिंट करके छोड़, अगर मुझे लगेगा कोई डाउट आप लोग को है तो बता दूंगा, अदरवाइज क्वेश्चन को मैं आपको डेटा कलेक्ट करके कैसे सॉल्व करना है स्टेप बता के छोड़ दूंगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। तो ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए 100 kVA ट्रांसफार्मर इज 98.4%। एंड से कंडीशन चेंज होगी, अभी मैं इसको लिख लेता हूँ। द मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ईटा मैक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए 100 kVA ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की VA रेटिंग है उसको लिख लेते हैं। द VA रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन एज 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट एम्पियर रेटिंग, and the maximum efficiency is 98.4%, ठीक है, एंड ऑपरेट्स एट 90% लोड। अब इसमें जो जो यहाँ पे लोडिंग जो दी गई है, m की वैल्यू दी गई है, कह रहा है 90% लोड, तो यहाँ पे m वैल्यू इज 90%।
फुल लोड। यूनिटी पावर फैक्टर कुछ और डेटा दिया गया है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी 1 दी गई है सारा डेटा। 90% ऑफ फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर। कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर एट यूनिटी पावर फैक्टर एंड फुल लोड। अब कहता है कि आपको यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, सॉरी इज नॉट द मैक्सिमम एफिशिएंसी। नाउ कैलकुलेट द एफिशिएंसी, और कंडीशन उसके लिए दी गई है unity power factor will be 1 and m value will be 1, load will be 1। ये हमको कैलकुलेट करना है, ये हमारे लिए क्वेश्चन है, टास्क है। तो अगर मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो डेटा दिया गया है, अगर आपको ये डेट याद हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले पार्ट के लिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको लास्ट टाइम पे, उस फॉर्मूले में एक खास बात ये थी कि फॉर्मूले में जो लॉसेज आ रहे थे वो 2 टाइम्स आयरन लॉस हो जा रहे थे, क्योंकि कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या थे, इक्वल थे। तो अब यहाँ पर अगर वैल्यू जब पुट करेंगे तो एक ही अननोन होगा। पहले हमारे पास आयरन लॉस और कॉपर लॉस दो अलग वैल्यू थी। जैसे ही मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करी तो एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी द आयरन लॉसेस बिकम इक्वल टू द कॉपर लॉसेस। इफ द आयरन लॉस बिकम इक्वल टू कॉपर लॉसेस देन द टोटल लॉसेस विल बी 2 टाइम्स आयरन लॉसेस। और जब उसको यहाँ पे इक्वेशन में जब पुट करेंगे देन देयर विल बी ओनली वन अननोन एंड दैट अननोन वैल्यू विल बी द आयरन लॉसेस। लेट मी पुट द वैल्यू। मैक्सिमम एफिशिएंसी 98.4%, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इट विल इक्वल टू वी ए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर 100 इंटू 10⁻³ दिस इज द वी ए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर मल्टीप्लाइड बाई एम। एम 90% है तो एक्चुअल में 0.90 होगा। दिस विल बी द एम वैल्यू। पावर फैक्टर इज गिवन एज 1 तो दिस वैल्यू विल बी 1। तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर divided by output means 100 into 10⁻³ into 0.90 मल्टीप्लाइड बाई 1। ये हो गया लॉस, ये हो गया आउटपुट डिवाइड बाई आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, इसको मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए ले सकता हूँ 2 pi। ये फॉर्मूले में था, जो मैं बताना चाह रहा था वो चीज़ यहाँ से आ गई। अगर ये एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं होती तो यहाँ पर आपको दो लॉसेस मिलते, एक आपको मिलता है यहाँ पे आयरन लॉस और एक आपको मिलता कॉपर लॉस, जैसे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। ये PCU-FL इक्वेशन पूरी ऐसी होती। अब दो, जब यहाँ पे दो अननोन होते PI और PCU-FL, उसके लिए दो कंडीशन देनी पड़ती। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में इन्होंने एफिशिएंसी को मैक्सिमम नहीं लिया, एफिशिएंसी को मैक्सिमम नहीं लिया तो यहाँ पर दो कंडीशन बन गई। दो लॉसेस आपके पास अननोन थे PI और PCU-FL, उसके लिए दो कंडीशन दी थी और दो इक्वेशन बना करके उनको सॉल्व कराया था। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश करी तो उन्होंने एफिशिएंसी को मैक्सिमम कंडीशन पे दिया। जैसे ही मैक्सिमम कंडीशन पे दिया तो यहाँ पर इक्वेशन में, मैथमेटिकल इक्वेशन में, फॉर्मुलेशन में अननोन बचा एक PI। अब इस एक अननोन को आप एक ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ यू कैन apply the simple mathematics and you can solve the value for the PI। फर्स्ट आपको स्टेप क्या निकालना होगा, PI के लिए आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। जब PI आ जाएगा तो यहाँ से कहता है कि PI विल बी इक्वल टू m² PCU-FL। तो एक मैं यहाँ पे आप ले सकते हैं, एक हमने बताया था फॉर्मूला, एक मैंने और फॉर्मूला लिखा था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर, एट एफिशिएंसी मैक्सिमम द m वैल्यू विल बिकम इक्वल टू √PI अपॉन PCU-FL। ये मैंने फॉर्मूला लास्ट टाइम बताया था और इसमें न्यूमेरिकल किए थे। जब एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, आयरन कॉपर लॉस को इक्वल करेंगे तो m की वैल्यू कैलकुलेट होकर के ये आती है। अब जब मैक्सिमम एफिशिएंसी है उस कंडीशन में m की वैल्यू कितनी है, 90% है। तो यहाँ पर आप m की वैल्यू को पुट कर देंगे, 90% में लें या फिर 0.90 ले लें। इट विल बिकम इक्वल टू PI की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ही ली है यहाँ पर। PI की वैल्यू यहाँ से उठा करके इक्वेशन में ला करके PI की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई PCU-FL। अब यहाँ पे अब PI की वैल्यू आपके लिए नोन हो गई, m की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PCU-FL। दिस वैल्यू, ये वैल्यू आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास आयरन लॉस भी मिल गए और कॉपर लॉस भी मिल गए। इसके बाद इन्होंने कहा है कि नाउ कैलकुलेट द एफिशिएंसी। जब आप कैलकुलेट फुल लोड और m की वैल्यू 1 और पावर फैक्टर 1 पे आपको एफिशिएंसी निकालनी है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे थर्ड स्टेप विल बिकम
एफिशिएंसी का सिंपल फॉर्मूला वीए रेटिंग आपको दी गई है, एम की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, पावर फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, डिवाइडेड बाय वीए रेटिंग पता है, एम की वैल्यू दी गई है, पावर फैक्टर आपको दिया गया है, प्लस आयरन लॉसेज आपने कैलकुलेट कर लिए, प्लस एम स्क्वायर पी सी यू एफ एल, तो पी सी यू एफ एल भी आपने कैलकुलेट कर लिया, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 100, देन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एफिशिएंसी। यहाँ पे एक एरो बना देता हूँ कि आयरन लॉस जो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे वो आयरन लॉस आपको पुट करने होंगे यहाँ पर, और जो कॉपर लॉस आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया वो आप पुट कर दोगे यहाँ पर, और बाकी सारा डेटा जो है वो ऑलरेडी आपको दिया गया है, वी ए एम पावर फैक्टर, वी ए एम पावर फैक्टर इज ऑलरेडी गिवन, जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यू यू कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी फॉर गिवन पर्टिकुलर कंडीशन। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं अलग अलग तरीके से, और जो डेटा दिया होगा उसी के अकॉर्डिंगली या तो नॉर्मल एफिशिएंसी की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी या मैक्सिमम वाली कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो आई थिंक एफिशिएंसी पार्ट में दिक्कत किसी को नहीं है, अगर है तो अभी पूछ सकते हैं आप। If anyone is having any doubt on the efficiency part of the transformer, as far as we have done lot of numericals and discussion, analytical part is covered, we have covered the theoretical part, and efficiency losses, it is the important topic on the in the transformer. So we have done a detailed study on the transformer on the part of the losses, efficiency, numerical and its analytical analysis. तो इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले मैं फिर से अगर पूछूंगा, किसी को अगर डाउट है तो आप अभी डिस्कस कर सकते हैं। इफ एनी वन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क। तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो इससे बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे न्यूमेरिकल आपको पेपर में मिलेंगे, न्यूमेरिकल या थ्योरी जो है आपको पेपर में मिलेगा एफिशिएंसी वाले पार्ट पे। इसके बाद एक फिनोमिना है वोल्टेज रेगुलेशन, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हिच इज द वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का जो मतलब है वो ये है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का ड्रॉप होना। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज का ड्रॉप होने के लिए अगर मैं बात करूं तो बेसिकली वो कुछ इस तरह से है, लेट मी कंप्लीट द इक्वेशन है। कहता है कि अगर आपने ट्रांसफार्मर की के डायग्राम को अगर आप ड्रॉ करें तो ट्रांसफार्मर आप इस तरह से बताते हैं कि दिस इज द ट्रांसफार्मर, दिस इज द ट्रांसफार्मर कोर, magnetic core of the transformer, and transformer is having the primary and secondary winding. This transformer is having the primary winding and transformer is having the secondary winding. ये ट्रांसफार्मर का बेसिक कंस्ट्रक्शन डायग्राम जिसको हम बार बार यूज करते हैं, और इसमें हमने यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज, अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज हमने दिया, V1 सप्लाई वोल्टेज अप्लाई किया, और इसकी वजह से यहाँ पर एक I1 करंट का फ्लो मिलता है, एक EMF E1 यहाँ पे इंड्यूस होता है, और इसी तरह से एक EMF E2 यहाँ पे इंड्यूस होता है, और यहाँ पर एक करंट I2 का फ्लो होता है जो करंट यहाँ पर कनेक्टेड लोड के अक्रॉस फ्लो करता है। तो होता क्या है इसमें कि ट्रांसफार्मर में यहाँ पे जैसे ही I1 करंट का फ्लो होगा तो जो इम्पीडेंसेस है, अगर मैं इम्पीडेंस वाले पार्ट को यहाँ पे शो कर दूँ, थोड़ा सा देखता हूँ ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस के पार्ट को शो करता हूँ। This will be the okay, it is like this। कहता है ट्रांसफार्मर में जो इम्पीडेंस है, यहाँ पर मैं इम्पीडेंस को शो कर दूं इंडक्टेंस प्लस रिएक्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस R2 और ये हो गया रिएक्टेंस JX2। इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा और रिएक्टेंस होगा, इसको मैंने इक्विवेलेंट सर्किट में बताया भी था, ये R1 होगा और ये क्या होगा, JX1 होगा। J से लगाया क्योंकि हमने इसको जो इम्पीडेंस और रिएक्टेंस वाला जो नेचर था इसको समझते हुए हमने यूनिट 2 में देखा था कि हम प्लस जे शो करते हैं इंडक्टर के लिए, माइनस जे कैपेसिटर के लिए, तो वो प्लस जे साइन यहाँ यूज किया। ओवरऑल थिंग इज दैट कि द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज हैविंग सम रेजिस्टेंस पार्ट, it is having some reactance part, that due to this reactance and resistance there will be a overall impedance, and that impedance can be shown here as the impedance Z1 of the primary winding, and according to this R2 and Z2 value
वी विल हैव द इम्पीडेंस Z2। सबको पता है कि Z1 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R1² प्लस X1², और Z2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R2² अंडर रूट ऑफ R2² प्लस X2²। अब जब ये करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है, जब ये करंट का फ्लो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जो I2 करंट है, इस I2 करंट की को अगर रास्ते में ये इम्पीडेंस मिलेगा, मतलब R2 मिलेगा और X2 मिलेगा, तो उस इम्पीडेंस में कुछ ड्रॉप मिलेगा हमको, और उस ड्रॉप के बाद जो वोल्टेज होगा वो किसी टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मैं सिंपल इक्वेशन लिखूं तो कहता है कि टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ईएमएफ कितना है, E2 ईएमएफ है। अगर मैं सर्किट अलग से ड्रॉ करूँ, एक सिंपल सर्किट, कहता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग ये हो गई, इन दिस सेकेंडरी वाइंडिंग वी आर हैविंग द ईएमएफ E2। मैं केवल सेकेंडरी वाइंडिंग की बात कर रहा हूँ, केवल सेकेंडरी साइड को ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले यहाँ से आगे वाले पार्ट को मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास एक मैंने यहाँ पर सिंपल ब्लॉक बना के लिख देता हूँ Z2, दिस इज द इम्पीडेंस Z2, ठीक है। इस तरह से जो भी बार बार आर वाले को शो नहीं करेंगे, और इस इम्पीडेंस में ड्रॉप मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर कनेक्टेड टर्मिनल मिले, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, ठीक है। तो टर्मिनल ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, अगर मैं इस वोल्टेज को नाम देता हूँ VAB वोल्टेज, जिसको हमने V2 वोल्टेज का नाम भी दिया था, लोड के अक्रॉस वोल्टेज, तो वो जो वोल्टेज V2 है, वेरी सिंपली वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर V2। दिस इक्वेशन विल बी V2 इज इक्वल टू E2 माइनस I2 Z2, अगर करंट यहाँ पर I2 फ्लो कर रहा है। इस इक्वेशन में किसी को अगर डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, और मुझे लगता नहीं है किसी को डाउट होगा, क्योंकि ये तो सबसे बेसिक इक्वेशन है जो हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी। लेकिन फिर भी किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज VAB वोल्टेज है, जिसको हमने V2 का नाम दिया है, वो वोल्टेज तब मिलता है जब वाइंडिंग में ईएमएफ E2 है, ईएमएफ E2 की वजह से एक करंट मिला, उस करंट के बाद आपको Z2 के अक्रॉस एक वोल्टेज का ड्रॉप मिलेगा, I2 Z2 ड्रॉप मिलेगा, और बचा हुआ वोल्टेज आपको AB के अक्रॉस मिल पाएगा। नॉर्मल सा फिनोमिना। तो द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर दिस पार्ट विल बिकम इक्वल टू V2 इज इक्वल टू E2 minus I2 Z2. Is this okay to all of you? Is this part is okay? कोई डाउट तो नहीं? ओके। तो अब हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप ट्रांसफार्मर में नहीं होना चाहिए। पहले भी आइडियल ट्रांसफार्मर में भी थोड़ा सा बताया था कि दिस ड्रॉप शुड नॉट बी इन द ट्रांसफार्मर एंड E2 मस्ट बी इक्वल टू द V2। तो फॉर अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूं, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, तो कहता है कि Z2 जो इम्पीडेंस है इट विल बी इक्वल टू 0, एंड इन दिस कंडीशन V2 मस्ट बी इक्वल टू E2। जितना वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में प्रोड्यूस हुआ वो बिना किसी ड्रॉप के लोड के अक्रॉस, टर्मिनल ए और बी में लोड के अक्रॉस तक पहुंच जाना चाहिए, V2 और E2 को इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये ड्रॉप एग्जिस्ट करता है, I2 Z2 टर्म एग्जिस्ट करता है, वोल्टेज का ड्रॉप मिलता है। तो इस ड्रॉप को जब हम कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो कहता है कि यहाँ पर इस टर्म को, इस ड्रॉप को ट्रांसफार्मर में बताया गया वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये है कि ड्रॉप, वोल्टेज रेगुलेशन अगर नहीं है तो मतलब ड्रॉप नहीं है। गुड वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं, तो फॉर ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर द बेस्ट वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर द आइडियल वोल्टेज रेगुलेशन, द ड्रॉप शुड बी 0, देयर शुड नॉट बी एनी ड्रॉप। कोई भी अगर पूछता है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो आपको सिंपली बोलना है कि जो इम्पीडेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, considering that voltage drop, there will be a difference in the voltage which we are providing from the secondary winding and the voltage which we are getting at the load terminal A and B. So there certainly there will be a drop in the voltage which we are getting from the which we are getting across the load terminals because of this voltage drop. For the good voltage regulation, this drop should be 0 and E2 must be equal to V2. And in the practical situation, the drop exists in the system, so the value of V2 become less than the E2. तो अगर मैंने आइडियल सिचुएशन लिख दिया,
अगर मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करूं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर Z2 is not equal to 0 and V2 is less than E2। कुछ ड्रॉप होगा और V2 की वैल्यू E2 से कम हो जाएगी। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब ये तो मैंने आपको अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाया जो चीज़ें थी। अब इसको आते हैं बुकिश लैंग्वेज में, जो ये वर्ड्स बताना चाहते हैं उनको समझते हुए चलते हैं। कहता है बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यहाँ पे सेकेंडरी होगा ऐसे, primary and secondary impedance, because of the voltage drop across the primary and secondary impedances, it is observed that the secondary terminal voltage drops from the no load voltage E2 to the load value। यहाँ पे वोल्टेज है, कुछ गलत हो गया, मैं ठीक कर देता हूँ इसको। The secondary terminal voltage drops from its no load value E2 to the load value V2 as load and no load current increases। अब यहाँ पर जो कहना चाहता है ये ऐसा क्यों है, दिस डिक्रीज ओके। अब कहता है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, अगर मैं इस स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आइडेंटिफाई करूँ जो ये बात कर रहे हैं, जिनको ये बताना चाहते हैं, वो टर्म्स कुछ इस तरह से हैं। कहता है कि द बिकॉज ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इम्पीडेंसेस, मतलब Z1 और Z2 की वजह से जो ड्रॉप हो रहे हैं, इट इज ऑब्जर्व दैट द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप्स फ्रॉम द नो लोड वैल्यू, एक वैल्यू कहता है नो लोड वैल्यू, टू द लोड वैल्यू। यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो नो लोड वैल्यू और लोड वैल्यू में उसमें चेंज मिलता है। वो चेंज क्यों मिलता है उस बात को यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पे अलग से एक पेज लेता हूँ, खैर जरी लेता हूँ। ये ट्रांसफार्मर है अपना, और इस ट्रांसफार्मर की ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं यहाँ पर लोड कनेक्ट नहीं करता हूँ, ये वोल्टेज आपके पास E2 है और इस टर्मिनल ए बी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है, तो अगर यहाँ पर लोड कनेक्टेड नहीं है ए बी के अक्रॉस, तो E2 और V2 में क्या रिलेशन होगा? E2 V2 के इक्वल होगा, E2 V2 से लेस होगा, या E2 V2 से ज़्यादा होगा इस कंडीशन में? क्या कोई बता सकता है इसको? सर E2 V2 के इक्वल होगा। E2 विल बिकम इक्वल टू V2। सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पर करंट ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे I2 करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। और अगर I2 की वैल्यू 0 है तो I2 Z2 जो ड्रॉप है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इसके बाद जब मैं लोड कंडीशन की बात करूंगा, अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पर लोड कनेक्टेड है AB के अक्रॉस, तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू 0 नहीं होगा, ज्यादा होगा उतना I2 ज्यादा होगा, जितना I2 ज्यादा होगा उतना I2 Z2 ड्रॉप ज्यादा होगा, और लोड जितना कम होगा उतना I2 कम होगा, उतना I2 Z2 ड्रॉप जो है वो कम होगा। तो इनके कहने का मतलब ये कि नो लोड पे तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं गलत जगह लिख दिया है, मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया है तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, जिससे कि पढ़ने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस कंसेप्ट इज ओके हियर। Now come to this part. Simply, because the voltage drop across the primary and secondary impedances, Z1 और Z2 के across impedance का drop मिलता है, it is observed that the secondary terminal voltage drops from the no load value to load value। नो लोड वैल्यू पे ये वैल्यू जो है वो V2 और E2 दोनों इक्वल है, और लोड कंडीशन पे वो ड्रॉप मिलता है, क्योंकि करंट का फ्लो और ड्रॉप मिलता है। एज द लोड एंड लोड करंट वेरीज, क्योंकि लोड भी वेरी करता है और लोड करंट भी वेरी करता है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम से बताया। This decrease in the secondary terminal voltage, this is the voltage. This decrease in the secondary terminal voltage expressed as a fraction of the load, fraction of the no load है, fraction of the no load secondary terminal voltage is called as the regulation of the transformer। यहाँ पे उन्होंने कहा कि सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज नो लोड पे हम कंसीडर करते हैं उसको E2,
और जब लोड कंडीशन पे जो सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या हो जाता है V2, क्योंकि इस वाली कंडीशन में बेसिकली क्या होता है E2 V2 के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं तो देन द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर्मूला, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन इज गिवन बाय वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू E2 माइनस V2 डिवाइड बाई V2। ये जो इसमें मैंने अभी लिख करके सेव किया था, कुछ कुछ यहाँ पे ठीक से सेव नहीं हुआ। क्या ऐसी प्रॉब्लम आप लोग को नोट्स में ऐसे भी आती है क्या इन जनरल? जब आप नोट्स को पढ़ते हो तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं क्या? नो सर। ऐसा नहीं होता है ना, आज पता नहीं क्यों हो रहा है। ओके, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जो निकल करके आता है E2 माइनस V2 अपॉन E2। बस आपको ये याद रखना है, जो E2 है ये नो लोड पर है और V2 जो है ये लोड पर कंडीशन पर है। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करें। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द वोल्टेज रेगुलेशन। एक न्यूमेरिकल करते हैं, वहां से रिजल्ट मिल जाएगा। SECONDAR, पता नहीं क्यों यार चीज़ें डिलीट है यहाँ से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। The secondary terminal voltage at no load and load condition are 440 volt and 415 volt respectively. यहाँ पे E है respectively. Calculate the voltage regulation, REGU, regulation in the per unit and percentage. तो आपको कह रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज एट नो लोड, नो लोड पे जो वैल्यू दी गई है आपको वो E2 की वैल्यू दी गई है 440 वोल्ट। और कहता है लोड कंडीशन पे जो आपके पास वोल्टेज उसको मैंने नाम दिया है V2, ये वैल्यू कितनी है 415 वोल्ट। कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसको अगर मैं R से लिखता हूँ, R विल बिकम इक्वल टू E2 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V2 मल्टीप्लाइड बाई 100, यदि आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये हो जाएगा 440 माइनस 415 डिवाइडेड बाई 415 मल्टीप्लाइड बाई 100 को सॉल्व कर लेंगे। और अगर मैं पर यूनिट में वोल्टेज रेगुलेशन की बात करता हूँ पर यूनिट, then it will be E2 minus V2 divided by V2, यहाँ पे multiplied by 100 नहीं होगा, it will become 440 minus 415 divided by 415। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, कितना रिजल्ट आता है 440 minus 415 divided by 415, it will be in the per unit that this value will be 0.0602 and in the percentage it will be multiplied by the 100 and it will become 6%, it will be the 6.02%। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का जो कंसेप्ट है ओवरऑल आपको समझ में आया। इस पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी बनता है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, कर पाएंगे आप क्वेश्चन को पेपर में। इज दैट ओके? यस सर। ओके, किसी और को, पूरन के अलावा किसी और को कोई ऐसा कंसेप्ट है जो समझ में नहीं आया है, कोई डाउट लग रहा है वोल्टेज रेगुलेशन वाले पार्ट पे या किसी और पे, तो पूछ सकते हैं। ट्रांसफार्मर में कुछ अलग अलग टॉपिक्स, सब टॉपिक्स जुड़ते जाते हैं और अलग अलग फिनोमिना को, ट्रांसफार्मर जब बन गया तो उसके अलग अलग फिनोमिना को समझने की कोशिश की गई, तो आपको बहुत सारे नए टॉपिक मिलेंगे। ट्रांसफार्मर पूरी वर्किंग जब पढ़ लेते हैं तो लॉसेस एफिशिएंसी एक अलग पार्ट चलता है, इक्विवेलेंट सर्किट एक अलग पार्ट चलता है, उसका वोल्टेज रेगुलेशन हम पढ़ते हैं वो एक अलग कंसेप्ट को लेके जाता है, OCSC टेस्ट जो हमने लैब परफॉर्म किया था वो एक अलग। तो कई सारी ब्रांचेस बनती जाती हैं ट्रांसफार्मर में, तो हर दिन आपको ट्रांसफार्मर में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कहीं पर भी अगर आप डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई या अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं उसको। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर। व्हाट इज द फेजर डायग्राम? ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम। तो ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम जिसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा, और इसकी हेल्प से हमें यहाँ पर पेपर में फेजर डायग्राम जब आएगा तो इसमें दो चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव होता है या आपको पेन पेपर मोड में आएगा तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा और उसको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, और जब ऑब्जेक्टिव मोड में पेपर अगर होगा तो फेजर डायग्राम में जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज़ किए, जितने भी टर्म्स हमने यूज़ किए उनका आपस में रिलेशन पूछेगा कि कौन सा टर्म किस टर्म से लीड करता है, कौन सा टर्म किस टर्म से लैग करता है।
कौन सेम फेज में है, कौन सा टर्म अपोजिट फेज में, इस तरह से यहाँ पर फेजर डायग्राम ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएगा। तो इसको ध्यान से समझेंगे। ट्रांसफार्मर फेजर डायग्राम मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ एक एक करके और आपको समझ में आता जाएगा। सबसे पहले ट्रांसफार्मर, लेट मी ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर फर्स्ट। एक अच्छा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नॉट द सर्किट डायग्राम बट द कंस्ट्रक्शनल डायग्राम जो हम डे 1 से यूज कर रहे हैं। दिस इज द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। One part of this core will be used as a primary binding. Primary binding will be provided here, and on the second side the secondary binding will be provided. So this is the primary binding of the transformer. This winding is connected with the alternating voltage source given as V1 source, and the current flowing at this side is the I1 current, and the EMF induced at this side is the, sorry, this is the EMF, E1 EMF is induced here. EMF induce EMF E1 EMF is induced here. Then after this there will be a secondary side. In the secondary side, the secondary binding is present here, and an EMF E2 will induce due to the induction effect, the EMF E2, and a current I2 will flow from the secondary winding, and this current will flow across the connected electrical load, and the voltage across this load is V2 voltage. This is voltage V2. This is voltage V1. This voltage is E1, and this uh, this is going to be possible. This is going to be coming into the existence only because of this flux which set up in this connected magnetic core. This is the mutual flux. यहाँ पर हमको मिला म्यूचुअल फ्लक्स। अब यहाँ पे कुछ इक्वेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं और हमें ज़रूरत पड़ेगी उनकी फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास फ्लक्स की इक्वेशन फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी है हमारे पास इक्वेशन, तो इसकी वजह से हमारे पास जो ईएमएफ की इक्वेशन आई थी, दैट ईएमएफ इक्वेशन वाज ई इज इक्वल टू ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये डेरिवेशन हमने ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशन में स्टार्टिंग में किया था, जहां पर हमको ईएमएफ की वैल्यू मिली थी, आरएमएस वैल्यू मिली थी 4.44 एफ एन इंटू 5। अब यहाँ पर हमें केवल डिग्री में चाहिए कि कितना डिग्री से लीड करता है, लैग करता है, तो मैंने ये कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। आई थिंक दिस पार्ट इज ओके। ये हमने सबसे पहली क्लास में या सेकंड क्लास में पढ़ा था। उसके बाद हमने जब इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा तो हमने प्राइमरी जो करंट थी उसके अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया था। तो हमने कहा था कि I1 करंट जो प्राइमरी करंट है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, इसको हमने I1 डैश से नाम दिया था, और दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट था वो था नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, इसको हमने I नॉट से रिप्रेजेंट किया था। और ये नो लोड कंपोनेंट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक था मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट, और दूसरा हमारे पास था कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। ये हमने बोला था आई सी करंट कंपोनेंट। तो अगर ये कंपोनेंट आपको याद है तो बहुत अच्छा है, अगर किसी को भूल गए कंपोनेंट तो मैं एक बार इक्विवेलेंट सर्किट बना के याद दिला देता हूँ। हमने सप्लाई वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट में V1 लिया था इस तरह से, यहाँ से करंट हमने लिया था I1 करंट, दिस करंट वाज फ्लोइंग अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द रिएक्टेंस, दिस वाज द R1, दिस वाज द JX1 लीकेज रिएक्टेंस। और यहाँ पर जो I1 कंपोनेंट था, फिर हमने इसको यहाँ पे आके दो पार्ट में ब्रेक किया। एक हमने कहा कि I1 डैश, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोड कंपोनेंट ऑफ करंट, दिस इज I1 डैश, I1 का पहला पार्ट I1 डैश। दूसरा पार्ट क्या था, नो लोड, तो यहाँ पे जो सेकंड कंपोनेंट निकल करके आएगा दैट विल बी द नो लोड I नॉट।
और इस आई नॉट को फर्दर दो पार्ट डिवाइड कर दिया आई एम और आई नॉट में। तो इक्विवेलेंट सर्किट आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था। तो जो करंट कंपोनेंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इसको मैं मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ ठीक से। यहाँ पर एक कंपोनेंट आपको निकल करके आएगा जो रिएक्टेंस वाले पार्ट में फ्लो करेगा, इसको हम आई एम बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट। इसके बाद कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट जो था वो यहाँ पे कहीं फ्लो कर रहा था, यहाँ पे हमने आर सी लिया था, और यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रहा था वो आई सी करंट कंपोनेंट फ्लो कर रहा था। और फिर ये सारे के सारे करंट कंपोनेंट कलेक्ट होकर के वापस सप्लाई में गए। और यहाँ पर आगे आकर के फिर हमने प्राइमरी वाइंडिंग कंप्लीट करी थी। यहाँ पर ईएमएफ जो था वो E1 ईएमएफ था इक्विवेलेंट सर्किट में। फिर ये आपके पास कोर था, कोर के बाद सेकेंडरी वाइंडिंग E2 थी, तो E2 आ गया, और E2 से सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस JX2, और यहाँ पर एक कनेक्टेड लोड जिसके अक्रॉस वोल्टेज V2, और ये इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट कंप्लीट हो गया था। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट मैंने इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि जिससे कि हमें ये पता चले कि करंट कंपोनेंट किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। तो ओवरऑल हमने जो स्टार्ट किया था फ्लक्स से स्टार्ट किया था, तो जो मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करूंगा उसको भी स्टार्ट करूंगा सबसे पहले फ्लक्स से। सबसे पहले मैंने कहा फ्लक्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा फ्लक्स से। तो लेट मी ड्रॉ द फ्लक्स फर्स्ट। मैंने सेंटर पॉइंट लिया, और सेंटर पॉइंट से मैंने एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस लिया। फाई की इक्वेशन थी फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, कोई एंगल नहीं। तो यहाँ पे मैंने फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया, म्यूचुअल फ्लक्स है तो इसको फाई एम भी ले सकते हैं। क्लियर बात। इसके बाद कहता है कि आपके पास दूसरी जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है, ईएमएफ की इक्वेशन है। और वो ईएमएफ इक्वेशन कहती है E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। मतलब ईएमएफ जो है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा। तो आई विल ड्रॉ द ईएमएफ हियर। EMF will lag the flux by an angle of 90 degree. So this will be the 90 degree lag, and this EMF will be the EMF E2. अब कहता है कि EMF E1 और E2 में क्या रिलेशन होगा, तो बाय द लेंज लॉ द EMF E1 will oppose the EMF E2. So we can draw the EMF E1 180 degree out of phase with the EMF E2. So the total angle between the EMF E1 and the EMF E2 is 180 degree angle, because they are 180 degree out of phase because of the length law. This is the basic phasor diagram of the transformer. अब हम इसमें दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। कहता है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तो आपने ड्रॉ कर दी। इसके बाद आपने बताया था अलग अलग करंट के बारे में, I1 करंट जिसका एक कंपोनेंट I0 और I1 डैश है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स में। अगर इसको मैं स्टार्ट करूं, मैं अगर यहाँ से देखूं कि यहाँ से कहता है कि सबसे पहले मैं ये दो कंपोनेंट लेता हूँ। अगर पकड़ता हूँ मैं IM कंपोनेंट और IC कंपोनेंट, IM और IC को ड्रॉ करूंगा, इनका रिजल्टेंट अपने आप क्या बन जाएगा, I0 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने IM की बात करता हूँ। तो व्हाट इज द IM कंपोनेंट? IM is the magnetizing current component. Magnetizing current component is used to magnetize the transformer core. तो मैग्नेटाइज करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स के साथ सेम फेज में होगा। हाउ द फ्लक्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, फ्लक्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। and how the core is getting magnetized, core is getting magnetized because of the magnetization current. So we can say that the phi m and IM, both of they will be in the same phase. That is why I have drawn the IM component in same phase with the phi m. I think this part is okay. एंड व्हाट इज द सेकंड कंपोनेंट? कहता है आपने IM को तो शो कर दिया, अब शो करना है IC कंपोनेंट। तो IC कंपोनेंट क्या है? अगर मैं इस फेजर डायग्राम को देखूं तो IC कंपोनेंट कहीं यहाँ पर है। IC कंपोनेंट किसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है? एक प्योर रजिस्टर RC के अक्रॉस फ्लो कर रहा है, जिसको हमने कोर लॉसेस के लिए रिप्रेजेंट किया था। तो RC रजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट में कितना फेज एंगल होता है? फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट? कैन एनीबॉडी से? 0 degree. 0 डिग्री। तो
तो अगर हम एक बात करें, अगर मैं आईसी कंपोनेंट को देखूं तो आईसी कंपोनेंट एक प्योर रजिस्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। तो आईसी कंपोनेंट जो होगा वो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा। किस वोल्टेज के साथ सेम फेज में होगा? जो यहाँ पर वोल्टेज हमने यूज किया है E1 वोल्टेज, यहाँ पर जो हमने यूज किया है, इट विल बी इन सेम फेज विद E1 E2, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वही वोल्टेज होगा जो E1 है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं है। So E1 voltage is existing across this winding. It means E1 is existing across these winding. Actually, E1 voltage will exist across this resistance also by the simple electrical analysis. तो हम कह सकते हैं कि because of this RC component, रेजिस्टेंस है, तो जो करंट कंपोनेंट होगा IC, इट विल बी इन सेम फेज विद E1 कंपोनेंट। तो हमने IM को फाइम के साथ सेम फेज में क्यों ड्रॉ किया वो क्लियर है, और IC को हमने E1 के साथ सेम फेज में क्यों किया वो भी क्लियर है। आप इस चीज को ऐसे भी दे सकते हैं कि IM कंपोनेंट है, ये IM कंपोनेंट किसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है? दिस IM कंपोनेंट इज फ्लोइंग अक्रॉस द रिएक्टेंस, मतलब ये एक वाइंडिंग, एक इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है। इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करती है वो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है? लैग करती है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो दिस करंट IM इज लैगिंग द वोल्टेज V1 बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ 90 डिग्री से लैग भी कर रही करंट, क्योंकि इंडक्टर है, IM करंट मैग्नेटाइज करने के लिए इंडक्टर में करंट वोल्टेज से लैग करता है। तो लैग कौन से वोल्टेज करेगा? प्राइमरी साइड है तो E1, तो E1 से 90 डिग्री लैग करते हुए। तो इस तरह से भी हम इस बात को समझ सकते थे। तो ये हमारे पास आ गया एक डायग्राम, इतना हो गया। अब कहता है इस डायग्राम, इस जो इक्वेशन में लिखी थी, कहता है कि ये जो दो कंपोनेंट आपके पास हैं IM और IC, इन दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट क्या है? नो लोड कंपोनेंट। इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये I नॉट करंट जो कंपोनेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज I नॉट करंट कंपोनेंट, यही दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक IC में और एक IM में। कहता है IC और IM का जो रिजल्टेंट है वही करंट क्या होगा? I नॉट हो जाएगा। तो अब मैं जरा इनका रिजल्टेंट ले लेता हूँ। कहता है IC और IM का अगर रिजल्टेंट लेना है तो आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे IM के पैरेलल लाइन, और एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करोगे IC के पैरेलल लाइन, और जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं उसको आप ओरिजिन से मैच कर दोगे। तो ये जो आपके पास कंपोनेंट होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ IC एंड I नॉट, एंड इट इज गिवन एज द करंट कंपोनेंट I नॉट करंट कंपोनेंट। दिस इज नो लोड करंट कंपोनेंट I नॉट कंपोनेंट। किसी को डाउट यहाँ तक? टिल नाउ अप टू दिस पॉइंट, एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? किसी को डाउट तो नहीं? नो सर। जो भी सुन रहे हैं ठीक है। अब यहाँ पे I नॉट आ गया। अब देखिए, अब I नॉट पे आने के बाद अब ये कहता है कि I नॉट कंपोनेंट जो यहाँ पर है, जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, और एक कंपोनेंट करंट का है I1 डैश कंपोनेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लें तो हमें क्या मिलेगा? I1 करंट कंपोनेंट मिलेगा। तो कहता है I नॉट तो आपने ड्रॉ कर लिया फेजर में, यहाँ तक तो हो गया। I1 डैश कैसे ड्रॉ करेंगे उसको समझते हैं। तो I1 डैश के लिए नाम दिया गया था लोड कंपोनेंट ऑफ करंट। ये लोड कंपोनेंट ऑफ करंट क्या था वो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ। कहता है लोड कंपोनेंट ऑफ करंट क्या था? जो लोड की बैलेंसिंग के लिए हो रहा था। तो इसको कहता है कि दिस करंट कंपोनेंट विल बी, जैसे हमने पढ़ा था, N1 I1 डैश विल बिकम इक्वल टू N2 I2। बेसिकली ये कहाँ से आया था फॉर्मूला? कहता है कि जो म्यूचुअल फ्लक्स है, याद आएगा आपको भी, मैंने जो पहले बताया था, ये म्यूचुअल फ्लक्स कुछ इस तरह का है इसका वो पार्ट जो कि दोनों में कॉमन है, φ1 और φ2। अगर लीकेज वाले पार्ट को हटा दिया जाए तो कहता है φ1 फ्लक्स जो है वो φ2 फ्लक्स जो दोनों में है वो कॉमन है, म्यूचुअल है, तो ये दोनों फ्लक्स दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो φm की को हम अगर प्राइमरी को कंसिडर करते हुए अगर मैं लिखूं तो फ्लक्स होता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाय रिलक्टेंस S, और सेकेंडरी साइड अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये हो जाएगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स डिवाइड बाय रिलक्टेंस S। तो कहता है कि ये क्या है? प्राइमरी साइड के लिए मैं 1 लिख देता हूँ, सेकेंडरी साइड के लिए मैं 2 लिख देता हूँ, लेकिन फ्लक्स म्यूचुअल है, दोनों में कॉमन है, तो दोनों क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। तो अब कहता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? N इंटू आई, तो प्राइमरी में हो जाएगा N1, और प्राइमरी की करंट जो इसको बैलेंस कर रही है उसको हमने नाम दिया है I1 डैश कंपोनेंट, लोड कंपोनेंट। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कोर तो कॉमन है तो ऐसे ही रहेगा, जो रिलक्टेंस मैग्नेटिक कोर प्राइमरी का वही सेकेंडरी का, दोनों में ऐसा रहेगा। सेकेंडरी साइड जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा वो N2 इंटू I2 जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए।
यहाँ से ये पता चलता है कि I1 डैश विल बिकम इक्वल टू I2 इंटू N2 बाई N1, ये रिलेशन आया। और ये एक दूसरे को क्योंकि बैलेंस करते हैं, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट प्राइमरी का जो बैलेंस करता है, तो कहता है इसको जब हम फेजर में ड्रॉ करेंगे देन वी कैन शो इट विल द 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। कहता है कैसे शो करेंगे, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शो करेंगे, अभी बताते हैं। तो कहता है कि सबसे पहले आप यहाँ पर लीजिए, लेट मी सिलेक्ट दिस कलर, ओके। कहता है कि अब यहाँ पर आपने कहा कि जो करंट होगा वो कहीं यहाँ पर करंट आपने ले लिया, दिस करंट इज I2 करंट। आप बोलोगे आपने I2 करंट को यहाँ पे ऐसे क्यों ले लिया? I2 करंट को यहाँ पे इस तरह से लिया क्योंकि मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ इसको, ओके। सबसे पहले मैं एक वोल्टेज भी लेता हूँ यहाँ पे, V2 वोल्टेज। I2 करंट जो सेकेंडरी में जो फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, वो करंट सेकेंडरी है करंट हमने जो लोड यहाँ पे कंसीडर किया वो इंडक्टिव लोड कंसीडर किया हुआ है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट होगा वो ईएमएफ E2 के साथ कैसा नेचर रखेगा वो डिपेंड करेगा इस लोड पर। यहाँ पर जो I2 करंट फ्लो कर रहा है और ये जो आपके पास कनेक्टेड लोड है, अब ये लोड अगर लैगिंग, अगर इंडक्टिव लोड है तो करंट लैग करेगा, अगर रजिस्टिव है तो सेम फेज में होगा, अगर कैपेसिटिव है तो लीड करेगा। हमने अभी इंडक्टिव लोड कंसीडर किया और इस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड, तो यहाँ पर जो होगा I2 करंट वो किसी फाई एंगल से यहाँ पे लैग कर रहा होगा, तो आप फाई एंगल से यहाँ पे करंट को ड्रॉ कर देंगे। और बेसिकली हमें I1 कंपोनेंट पे जाना था, तो I1 के लिए हमने थोड़ी देर पहले देखा कि I1 जो है वो I2 का 180 डिग्री आउट ऑफ फेज ड्रॉ किया जाता है, 180 डिग्री आउट ऑफ डायरेक्शन में शो किया जाता है। और ये I1 डैश कंपोनेंट जो है इसकी इक्वेशन क्या होती है, इट इक्वेशन विल बी I2 N2 बाई N1। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को देखा, ये इक्वेशन मिल जाएगी इसकी। अब अगर फेजर पे आए, अपने टारगेट पे आए, तो कह रहा था कि जो आपके पास I1 डैश है और I0 है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट क्या निकल करके आएगा, I1 निकल करके आएगा। तो अब हमारे पास इस फेजर में दोनों कंपोनेंट हो गए, I1 डैश कंपोनेंट भी हो गया और I0 कंपोनेंट भी हो गया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। So if we are having both the component here, then what we can do, now we can connect these two phasor diagram, we can take the resultant of these two phasor diagram in order to find the value of I1। तो I0 और I1 डैश का रिजल्टेंट अगर है तो I0 के पैरेलल लाइन हम कहीं यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और इसके पैरेलल लाइन I1 डैश के पैरेलल लाइन कहीं हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और जिस पॉइंट पे जाकर के ये दोनों मिलेंगे उसको हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे और ये जो रिजल्टेंट निकल करके आता है, दिस रिजल्टेंट वैल्यू विल बी द बेसिकली I1 करंट कंपोनेंट, दिस विल बी द I1 इज द रिजल्टेंट ऑफ I1 डैश प्लस I0। यहाँ तक आ गए। अब कहता है कि अगर मैं ड्रॉप को शो करूं तो यहाँ पर कुछ ड्रॉप मिलेगा, I1 R1 ड्रॉप। E2 और V2 में रिजल्ट में क्या रिलेशन है, E2 में जब कुछ ड्रॉप को मैं ऐड करता हूँ, R2 और JX2 ड्रॉप को जब मैं E2 में जब ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करता हूँ तब वो क्या मिलता है आपको, V2 मिलता है। तो कहता है उसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो I2 R2 ड्रॉप कहीं यहाँ पर मिलेगा, पहले मैं E2 के लिए कर लेता हूँ उसके बाद शो करता हूँ। somewhere here will be the EMF V2, let me write here V2, okay। अब इसमें हमें इस V2 में अगर मुझे I2 R2 ड्रॉप को शो करना है तो मैं कैसे शो करूंगा I2 R2 ड्रॉप को। कहता है कि I2 की डायरेक्शन में ही I2 R2 ड्रॉप लेगा, मतलब इन पैरेलल टू दिस ब्रांच, इन पैरेलल टू दिस I2 कंपोनेंट देयर विल बी ए ड्रॉप, जो कि मैं यहाँ पे होगा, दिस विल बी द I2 R2 ड्रॉप। ये I2 को मैं यहाँ लिखता हूँ, अदरवाइज विल क्रिएट द कंफ्यूजन। दिस विल बी द I2 एंड बेसिकली दिस कंपोनेंट E2, थोड़ा सा इसको मुझे लेंथी करना पड़ेगा, ड्रॉ करने के टाइम पे कुछ मिस्टेक होती है। तो ये कहीं यहाँ पर जाएगा और I2 R2 ड्रॉप को जब हमें यहाँ पर मिला, देन विद द हेल्प ऑफ दिस I2 R2 ड्रॉप
Now there will be a I2 JX2 drop here. This will be the I2 JX2 drop here, and the resultant of this value will become the voltage E2 voltage. ये बेसिकली कुछ इस तरह से हुआ. अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी साइड की इक्वेशन लिखूं, मैं सेकेंडरी साइड में मैं दोबारा ही ड्रॉ कर देता हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा इसके लिए. लेट मी ड्रॉ अगेन हेयर. अगर मैं सेकेंडरी साइड की बात करूं तो यहाँ पर सेकेंडरी साइड में एक ईएमएफ आपके पास E2 था, एक रेजिस्टेंस आपके पास R2 था, एक रिएक्टेंस आपके पास था जिसको हमने JX2 का नाम दिया था, और यहाँ पर एक लोड था जिसके अक्रॉस वोल्टेज क्या था, V2, और करंट जो फ्लो कर रहा था दैट करंट वाज E2. तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो देन दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक प्लस E2 माइनस I2 R2 माइनस I2 JX2 is equal to V2. या अदरवाइज वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज V2, राइट साइड लेकर के जाएं, प्लस I2 R2 प्लस I2 JX2 इज इक्वल टू E2. मतलब E2 कंपोनेंट हमें तब मिलेगा जब हम वोल्टेज V2 वाले कंपोनेंट में I2 R2 ड्रॉप और I2 JX2 ड्रॉप को ऐड कर देंगे. और यहाँ पे जो J टर्म बता रहा है, इस J टर्म का मतलब क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि रिएक्टेंस है तो 90 डिग्री को शो करने के लिए हमने J लिखा था. याद रखिएगा हमें V2 में I2 R2 ड्रॉप को ऐड करना है और I2 JX2 ड्रॉप को ऐड करना है. तो ये हमारे पास जो फेजर डायग्राम था, इसमें जो यहाँ पर V2 कंपोनेंट था, इन दिस V2 कंपोनेंट वी नीड टू ऐड द I2 R2 ड्रॉप. तो हमने I2 R2 ड्रॉप को इसमें ऐड किया. अब I2 R2 ड्रॉप क्या होगा, R2 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, करंट विल बी द डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में ये करंट कंपोनेंट था उसी के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल हमने एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी जो कि I2 R2 ड्रॉप को शो कर रहा है. और इस I2 R2 ड्रॉप से 90 डिग्री एंगल पर हमने I2 JX2 ड्रॉप को शो किया, क्योंकि यहाँ पर टर्म क्या रहा J, और वो जा करके कहाँ मिलता है, E2 पे मिलता है. तो अगर मैं इस फेजर को देखूं, फेजर पे अगर मैं मूवमेंट लूं, V2 प्लस I2 R2 प्लस I2 JX2, ये कितना हो गया, कंपोनेंट E2 के बराबर हो गया. इसी तरह से अगर मैं प्राइमरी साइड के लिए इक्वेशन लिखूं तो आप यहाँ पर देख के समझ सकते हैं. यहाँ इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन विल बी V1 माइनस I1 R1 माइनस JX1 विल बी E1. तो मैं इक्वेशन E1 के लिए भी इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ. देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, स्पेस नहीं है, इधर लिखता हूँ मैं. लेट मी टेक द स्पेस हियर. अगर मैं प्राइमरी साइड के लिए ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक V1 है कंपोनेंट, एक I1 है, और यहाँ पर शंट ब्रांच वगैरह है, और शंट ब्रांच के बाद यहाँ पे एक वाइंडिंग है जहाँ पर हमने EMF E2 लिखा हुआ है, E1 लिखा हुआ है सॉरी, और यहाँ पर हमने जो कंपोनेंट शो करें रेजिस्टेंस और इंडक्टर को शो किया हुआ है. करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग इज I2. आई एम टेकिंग मच टाइम टुडे, आई थिंक. इसके बाद कोई क्लास है क्या आप लोग की, कोई क्लास है आप लोग की इसके बाद? नो सर. ओके, देन इट्स ओके. मैं प्राइमरी साइड का इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने V1 ले लिया, V1, और ये करंट फ्लो कर रहा है, दैट दिस करंट इज I1, दिस इज R1, दिस इज JX1, और यहाँ पर EMF E1 है. बाकी बीच वाले कंपोनेंट मैंने नहीं लिखे. अगर मैं इस आउटर मैश में इक्वेशन लिखूँ देन दिस इक्वेशन विल बी V1 माइनस I1 R1 माइनस I1 JX1 माइनस E1 इज इक्वल टू 0. इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 JX1. ठीक है. तो यहाँ पे मतलब ये है कि E1 वोल्टेज में जब मैं I1 R1 ड्रॉप को ऐड करूंगा, I1 JX1 ड्रॉप को ऐड करूंगा, तब जाके हमको V1 मिलेगा. तो इसको मैं अपने फेजर में अगर रिप्रेजेंट करूं तो मैं बस कैसे आएगी वो वैल्यू. तो आपके पास E1 है, E1 में आप I1 ड्रॉप ऐड करना है, कैसे करोगे, ये आपके पास I1 की डायरेक्शन है. बेसिकली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट I1. और ये करंट की जो डायरेक्शन है यहाँ पर, इस करंट की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमें क्या ड्रॉप करना है, I1 R1 ड्रॉप शो करना है.
तो यहाँ पर I1 R1 ड्रॉप जो होगा कहीं यहाँ पर होगा, इसी के पैरेलल लाइन, इस I1 के पैरेलल लाइन हमको यहाँ से ड्रॉ करनी है, एंड दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द I1 R1 ड्रॉप। ठीक है, अब हमको इसके बाद I1 JX1 ड्रॉप शो करना है, तो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल जब हम लेंगे तो कहीं यहाँ पर आपको मिलेगी I1 JX1, समवेयर हेयर यू विल गेट द I1 JX1। और जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ, when we will join this line, I1 R1, somewhere here you will get the value of I1 JX1 दिस इज I1 R1। अब जो रिजल्टेंट यहाँ निकल करके आएगा, द रिजल्टेंट वैल्यू हमने देखा अभी E1 प्लस I1 R1 प्लस I1 JX1, दिस वैल्यू विल बी बेसिकली द V1 वोल्टेज। इस V1 वोल्टेज को हमें तब मिलेगा जब मैं इसको ओरिजिन से ड्रॉ कर दूंगा, व्हेन आई विल ड्रॉ दिस वैल्यू विद दिस विल बी द V1 वोल्टेज। तो दिस इज द कंप्लीट फेजर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये टाइम लगता है इसमें ड्रॉ करने में, इसके अंडरस्टैंडिंग में, इसको एक बार आप समझिएगा और इसमें डेफिनेटली आपको थोड़े थोड़े डाउट्स होंगे। इस वीडियो को आपको बार बार पॉज कर करके सुनना होगा, सर्किट को अपनी कॉपी, फेजर को अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना होगा बार बार, तब जा करके ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाया है किस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया। और अभी भी अगर किसी को डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं कौन सा कंपोनेंट नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बता दूंगा उसको। If anyone is having any doubt, you may ask। या फिर इसमें इतने सारे डाउट होंगे कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पूछें और क्या छोड़ें। समझ में आया पूरन थोड़ा बहुत? यस सर। ओके, ठीक है, तो इसको रिवाइज करिएगा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिसको भी डाउट है वो रुक करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आई हैव टेकन द ओवर टाइम, नाउ द टाइम इज 16:10 मीन्स 4:10। मैं अटेंडेंस को 4:30 तक के लिए ओपन कर देता हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास, थैंक यू माई टुडेज, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू बेटा, सर। थैंक यू।